Hello dear students, welcome you all. So we are going to discuss DPPE of bending stress distribution. So let us start. पहला question, if M, I and R denote the bending moment, the moment of inertia and the radius of curvature of the beam, which of the following equations is correct? तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इतना तो हम जानते हैं कि डिफ्लेक्शन में हमने देखा था ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम होता है, और यहाँ से हमें पता चल जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम अपॉन ई आई। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई बाई एम तो गलत हो गया, एम अपॉन ई आई ये वाला पार्ट सही हो गया, एम अपॉन ये वाला पार्ट सही हो गया, ये वाला पार्ट गलत हो गया। अब इन दोनों में से भी देखते हैं कि 1 अपॉन आर होता है या आर होता है। ठीक है, अब हमको पता है बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन से हमको पता है सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट कंसीडर अगर कर लें तो हमें मिल जाएगा एम अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो m अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो बी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द अजम्पशन जनरली मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, क्या क्या assumptions दिए जाते हैं देखते हैं। द बीम मटेरियल इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, तो हुक्स लॉ इज वैलिड, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं और हुक्स लॉ वैलिड रहता है। ठीक है, ये भी सही है। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, हाँ इसी से ही हमारा स्ट्रेन डायग्राम भी लीनियर आ जाता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हम यूज करते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम्स द बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम वेरीज, तो बेंडिंग ऑफ बीम्स के अंदर हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस किस तरह से वेरी करता है, लीनियरली, पैराबोलिकली, हाइपरबोलिकली या इलिप्टिकली। तो सिग्मा ये तो स्ट्रेस हो गया अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा ना। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पर कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट एक सेक्शन पर कांस्टेंट ही होगा, आई उस सेक्शन का कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस वाई पर डिपेंड करता है, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द assumptions इज दैट मटेरियल ऑफ द बीम इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो सिंपल बेंडिंग थ्योरी में एक assumption ये लेते हैं कि मटेरियल आइसोट्रोपिक है, ये भी assumption लेते हैं कि होमोजीनियस है, ये भी assumption लेते हैं कि इलास्टिक है। ठीक है, लेकिन अभी बस इन्होंने आइसोट्रोपिक का बोला है, तो आइसोट्रोपिक बोला है, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। दिस assumption मीन्स दैट द, दिस assumption, इस assumption का मतलब क्या होता है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब हमको पहले से ही पता है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि मटेरियल की सेम प्रॉपर्टीज हैं in all the direction, in all the directions material have same elastic constants. ठीक है, so elastic constants are same in all the directions. Correct answer will be option C. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 into 200 mm, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 100 mm by 200 mm, सो दिस इज 100 और दिस इज 200। ठीक है, जनरली विड्थ 100 होती है और डेप्थ 200 होती है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जब आता है तो ये वाला सेक्शन ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मोमेंट लग रहा है 20 किलोन्यूटन मीटर का। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी आएगी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी एक्सट्रीम फाइबर पर, तो यहाँ पर जो वाई मैक्स हो जाएगा वो d/2 हो जाएगा, यानी d/2 अभी लिख देते हैं। ठीक है, डेप्थ इज 200 और विड्थ इज b इज 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, ठीक है, ये तब आएगा जब हम एम वाई अपॉन आई में y की जगह y मैक्स रख दें, है ना, तो ये डिवाइडेड बाय i हो जाएगा, या फिर इसको हम सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं m बाय z। ठीक है, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, z हो जाएगा b d स्क्वायर बाय 6, सो b d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 को ऊपर ले जाते हैं, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m अपॉन बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 20 किलो न्यूटन मीटर, सो 20 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। बी विड्थ कितना है 100 और डी 200,
200 स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है आंसर देखते हैं। सो 6 इंटू 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 स्क्वायर। वैसे इसको ना हम हाथ से भी कर लेते सॉल्व, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आलस आ गया। तो ये आंसर आ रहा है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेक्शन अंडरगोइंग प्योर बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू। तो आपको पता है कि न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस वो वाला पार्ट है जब बीम बेंड हो रही होती है तो उसके ऊपर ना तो टेंशन आएगा ना कंप्रेशन आएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर या तो कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, और नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस हमेशा न्यूट्रल रहेगी, उसके ऊपर ना तो टेंशन आएगा ना कंप्रेशन आएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली क्या होता है, एक न्यूट्रल प्लेन होता है, न्यूट्रल सरफेस होता है। और जब 2D में देखते हैं तो वो एक एक्सिस की तरह, एक लाइन की तरह दिखाई देती है, बट एक्चुअली इट इज अ प्लेन। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर किस तरह का स्ट्रेन आएगा, जीरो स्ट्रेन आएगा। दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ। तो देखो हमारे पास कोई बीम है और उसके ऊपर जिस तरह से लोडिंग एक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करते हुए ना अलग अलग जगह पर अलग अलग बेंडिंग मोमेंट आता है। लेकिन हम बीम की विड्थ को, डेप्थ को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि अलग अलग बेंडिंग मोमेंट आते हुए भी वहां पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है वो सेम रहे। अगर हमने बीम को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि गिवन लोडिंग की वजह से यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, लेकिन जो गिवन लोडिंग है उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन डेप्थ और विड्थ को हमने इस तरह से डिजाइन किया कि उसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हर जगह पर सेम रहे, तो इसे कहेंगे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। हर जगह स्ट्रेंथ बराबर बराबर है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट द बीम, हर जगह पर सेम बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। That will be beam of uniform strength. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A section of beam is said to be pure bending if it is subjected to। देखो जब प्योर बेंडिंग है तो इसका मतलब है कि सिर्फ बेंडिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ बेंडिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वहां पर शियर फोर्स तो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, शियर फोर्स जीरो होनी चाहिए। अब बेंडिंग मोमेंट कैसा होना चाहिए, आपको पता है कि dm/dx होता है जीरो। dm/dx होता है शियर फोर्स के बराबर। अब शियर फोर्स तो हो गई है जीरो, यानी dm/dx जीरो हो गया है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया है, यानी बेंडिंग मोमेंट किसी भी रेट से चेंज ही नहीं कर रहा। और जब बेंडिंग मोमेंट चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि बेंडिंग मोमेंट हो गया है कांस्टेंट। ठीक है, सो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स जीरो हो गया और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गया। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारा जो बीम होगी इट विल बी सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। हम कहेंगे कि बीम में प्योर बेंडिंग है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड कांस्टेंट शियर फोर्स। कांस्टेंट शियर फोर्स नहीं, जीरो शियर फोर्स। कांस्टेंट शियर फोर्स वैसे गलत, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर अ बीम द टर्म m/ei इज। तो हमें फ्लेक्सुरल फॉर्मूले से पता है F/y इज इक्वल टू m/i इज इक्वल टू E/r, ये होता है। अब इतने पार्ट को अगर हम एनालाइज करें तो m/ei विल बी इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो m/ei किसके बराबर हो जाएगा, 1/r के बराबर, और इस 1/r को हम कहते हैं कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड एज कर्वेचर। तो m/ei किसके बराबर हो गया हमारे पास, कर्वेचर के बराबर हो गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हमें अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं और उनके अगेंस्ट मैच करने को बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस। तो हमने क्लास में ये डिस्कस किया था, जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अगर सेंट्रोइड से एक्सिस पास हो रही होती है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है, ये होता है bh³ by 36। ठीक है, लेकिन हम
अगर बेस के अबाउट एक एक्सिस लें और इसके अबाउट कैलकुलेट करना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है bh³/12। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है bh³/12 और bh³/12 दो जगह पर दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ए का आंसर 2 भी हो सकता है या फिर ए का आंसर 4 भी हो सकता है। अभी दोनों लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे, ऑप्शन से मैच करके देखेंगे बाद में। ऑप्शन स्टेटमेंट बी देखते हैं, बी वाला ऑप्शन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो एक रेक्टेंगल है, उसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, bh³/12 हो जाता है। तो bh³/12 फिर से अगेन 2 या 4 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आइदर इट कैन बी 2 और 4। सी ऑप्शन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास अगर रेक्टेंगल है और बेस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा bh³/3। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के लिए अगर हम सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट देखें तो ये हो जाता है bh³/36, इसका हो जाएगा 1 bh³/36। तो एंड के दो जो हैं वो 3 एंड 1 है, एंड के दो क्या हैं, सी और डी 3 1 है, और इनमें से 2 और 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एंड के 3 1 3 1 ये आ रहा है 3 1, ठीक है, और 4 2, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ होलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ आउटर डायमीटर कैपिटल डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी इज। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका आउटर डायमीटर होलो है, ये ठीक है, इट इज होलो, आउटर डायमीटर कैपिटल डी और इनर डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पाई d⁴ माइनस स्मॉल d⁴/64। अब सेक्शन मॉडुलस जो हो जाएगा वो हो जाएगा I/r मैक्स, ठीक है। r मैक्स कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, कैपिटल d/2 हो जाएगा, है ना। यहां से जो मैक्सिमम हो जाएगा r मैक्स, दिस विल बी कैपिटल d/2। तो ये हो जाएगा, आर मैक्स नहीं लेंगे, डी मैक्स लेंगे बेसिकली ना, ऐसे में लेंगे आर मैक्स, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर सेक्शन मॉडुलस, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाय कैपिटल d/2, ये हो जाएगा I कितना है, π/64, कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाय d/2। तो ये हो जाएगा पाई d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाय 32d, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास I हो गया, तो ये I नहीं हो गया, ये Z हो गया, सॉरी, दिस इज Z सेक्शन मॉडुलस। तो ये पाई d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाय 32d, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, ओ तो दैट वाज इट। तो ये हमारी डीपीपी का डिस्कशन था, आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट डिस्कशन में फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।